हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल भटनेरा आईएएस। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा एक बार फिर से आप सभी का विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के कोर्स में स्वागत करती हूँ। आई रियली होप आप सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और खूब जोश के साथ अपने सपने की ओर अग्रसर हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 3 हम देखने जा रहे हैं। आज 2 पार्ट्स हम इसके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो लेक्चर 6 के 2 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उनको कवर कर लें, तभी आप इस लेक्चर पर आएँ। अदरवाइज बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। राइट, ओके। चलिए, तो विश्व भूगोल की बात कर रहे हैं हम, वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो हमने यहाँ इसको फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू किया है ना। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने देखा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में हमने देखा मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि हमारी दुग्ध गंगा, दुग्ध गंगा में हमने देखा हमारा सौर मंडल। सही है। अब जो हमारा सौर मंडल था, सौर मंडल में क्या था? सौर मंडल में क्या था? सूर्य प्लस ग्रह। ठीक है, सूर्य और ग्रह, और उनके साथ साथ दो छोटी चीजें और देखी थी हमने, जो कि था उपग्रह प्लस लघु पिंड। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। अब जब हमने बात की कि भाई अगर हम उपग्रह से, चंद्रमा को स्टडी करते हुए हमने समझा कि चंद्रमा क्या है, उस पर छोटा सा रिवीजन मैं आप सभी को भी करवा देती हूँ। चंद्रमा हमने समझा मून क्या है, और मून से जब हम पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं तो पृथ्वी तक पहुंचने से पहले हमें मिलता है एक वायुमंडल, है ना। हाँ, और उस वायुमंडल को हम स्टडी कर रहे थे। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करें उससे पहले आप सभी के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी अपने एजुकेटर का। मैं हूं आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा एंड आई एम अ मास्टर्स डिग्री होल्डर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पिछले 5 सालों से आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस इन वेरियस यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस इंस्टीट्यूट्स फॉर पीएसआईआर एंड जियोग्राफी। राइट, आई एम ऑल्सो an ex-faculty of Bharti Ashram as well as the next faculty of Unacademy. ओके, चलिए, ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। वापस आते हैं हमारे कोर्स पर, और कोर्स के आज के लेक्चर पर, यानी कि लेक्चर 6 पार्ट 3। ठीक है, ओके गाइस, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। प्राकृतिक भूगोल, फिजिकल भूगोल में जो हमने टॉपिक्स शुरू कर रखे हैं, उसमें हमारा टॉपिक जो था वो मून चल रहा था, और मून के साथ साथ हमने वायुमंडल की शुरुआत की थी। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए वापस वायुमंडल की परतों पर आएंगे हम, लेयर्स पर आएंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं। चलिए, तो हमने पढ़ा था चंद्रमा। चंद्रमा जिसकी जो आकार है, स्थिति है, जो उसकी परत है, जो सतह है, इन सभी की स्टडी को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब चंद्रमा पे क्या है, धूल का एक मैदान भी मिलता है जिसका नाम क्या है? शांति सागर। धूल का जो मैदान चंद्रमा पर मिल रहा है उसको नाम क्या दिया गया? शांति सागर। ठीक है, जो कि कहां पर मौजूद है? चंद्रमा के पिछले भाग पर मौजूद है, जो कि अंधकारमय होता है। इसको हमने बहुत डिटेल से समझा था, है ना, कि किस तरह से जो पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, और जो अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहा है, उसका जो टाइम पीरियड है वो सेम हो जाने की वजह से क्या हो रहा है कि हम जो चंद्रमा है उसका केवल एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है पृथ्वी से। ठीक है, और उस एक भाग से हम कितना चंद्रमा देख सकते हैं? मात्र 57%। देखो, लॉजिकली क्या लगता है कि अगर आधा हिस्सा दिख रहा है तो कितना होगा? 50%, पर होता कितना है? 57% भाग जो है वो हम यहां से देख सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अब जो चंद्रमा है, जो उसका अक्ष है, वो पृथ्वी के तल के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। ठीक है, और पृथ्वी जो है, चंद्रमा पृथ्वी के समान ही, जैसे अक्ष पृथ्वी का है, लगभग समानांतर जो है चंद्रमा की परिक्रमण जो पथ है वो चलता है। ठीक है, व्यास देखा था हमने कितना था चंद्रमा का? 3480। द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी के द्रव्यमान का मतलब लगभग 1/81।
यानी कि 81वां भाग। ठीक है, उसके बाद हमने सूर्य के संदर्भ में भी देखा कि किस तरह से चंद्रमा की जो परिक्रमा अवधि है वो बदल जाती है जब सूर्य की बात आती है। ऑलराइट, ओके, तो इतना सभी को याद है, रिवाइज किया है अच्छे से, डन, नोट्स बना रखे हैं। चलो, अगर याद हो गया हो इतना तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपने इतना याद कर लिया है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, YouTube चैनल पर वीडियो आपके लिए चल ही रही है, इसके साथ साथ बटनेर IAS पर की ऐप पर भी आपके लिए ये वीडियो मौजूद है, जहाँ पर बेनिफिट क्या रहेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा कि आप नोट्स की PDFs वहाँ से ले सकते हैं और कंप्लीट कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, चलिए, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी और अब बात करते हैं कि सूर्य के संदर्भ में हमने चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि देख ली। अब बात करें कि ज्वार उठने के लिए क्या किया जाता है। जब टाइड उठता है, हमने देखा था टाइडल बल्ज होता है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो वो ज्वार उठने के लिए जो चंद्रमा और जो सूर्य अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं, जितनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं उसमें, उसका एक फिक्स्ड अनुपात है हमारे पास कि ज्वार उठाने के लिए कितनी एनर्जी दोनों की हमको चाहिए होती है। तो सौर ऊर्जा की जो एनर्जी हमको कितनी चाहिए, 11, चंद्रमा की 5, दिस इज यूनिट इन द बेसिस ऑफ रेशियो, है ना, 11:5 का जो इनका एनर्जी होता है वो चलेगा, लाइक 22:10 भी हो सकता है ना, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, रेशियो प्रोपोर्शन आप समझते हैं एग्जैक्टली। तो यह है ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा का जो हमको पावर चाहिए। फिर हमने बात की अपोलो की। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों से, जो अंतरिक्ष यात्री थे, इन्होंने क्या किया, जो चट्टाने ये लेकर आए थे उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर टाइटेनियम की जो बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। अब बात करें कि वायुमंडल क्या है। ठीक है, तो वायुमंडल क्या है, गैसों के मिश्रण के कारण, हमने एक स्टेटमेंट में बांधा था पूरे कॉन्सेप्ट को कि गैसों का जो मिश्रण है उसके कारण पृथ्वी के चारों ओर एक ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, एक क्या होता है, कवर बन जाता है, कवच बन जाता है, और वही गैसीय कवच जो है, जो पृथ्वी का आवरण किए हुए हैं, चारों ओर से पृथ्वी को घेरे हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं, राइट, यस। और वायुमंडल का अपना वायुदाब है, जो हमने देखा था कि भाई एक सामान रखा, आपने उसके ऊपर दूसरा सामान रख दिया, आपने उसके ऊपर तीसरा सामान रख दिया, दाब बढ़ता जाएगा ना। एक लेयर है पर्यावरण की, एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की, दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, समझ रहे हो। वायुमंडल जितना इकट्ठा होता जाएगा उतना दाब बनाएगा। दाब कहाँ बनाएगा, इन सारी चीजों का जो भार है वो कहाँ लग रहा है, इस हाथ पर लग रहा है। क्यों, क्योंकि इस हाथ ने कैरी किया है ना इसको। अब मैं मानो इसको हटा दूं, भार कम हो जाएगा, अगर मैं एक और हटा दूं तो और कम हो जाएगा, राइट, एग्जैक्टली। तो पूरी जो परत है वो एक एक लेयर अपने हिसाब से दाब बनाती जाती है, जिसके कारण पृथ्वी के जो तल है उस पर बहुत सारा दाब इसका बन जाता है, जिसको हम एयर प्रेशर, वायु दाब कहते हैं। चलिए, अब ये जो वायु दाब है समुद्र तल पर सर्वाधिक पाया जाता है। क्या होता है, वायु दाब समुद्र तल पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। स्थल मंडल और जल मंडल की भांति ये भी क्या है, अर्थ का, पृथ्वी का एक ऐसा पार्ट है जो आप उससे अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभिन्न अंग है एक। क्या आप अलग कर सकते हो कि भाई पृथ्वी से स्थल भाग सारा निकाल दिया जाए, या जल भाग सारा निकाल दिया जाए, किनारे रख दे, कहाँ रखोगे अंतरिक्ष में छोड़ दोगे हैं, कि पंछी बनूं उड़ता फिरो मस्त गगन में, है ना। स्थल नहीं होगा तो कहाँ जाओगे, जल नहीं होगा तो जीवन ही संभव नहीं होगा, जल है तो जीवन है, तो इनको अलग करके नहीं रख सकते। वैसे ही जो पर्यावरण में हम देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें बनी हुई हैं, उनको भी हम पृथ्वी से अलग करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बहुत सारी गैसेस या धूलकण या जल वाष्प, तापमान वगैरह वगैरह चीजें हैं, वो सारी घटनाएं घटती हैं, मौसमीय परिवर्तन होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कुछ है। जैसे आप आसमान में देख रहे हैं, आपको बादल दिख रहे हैं,
हवा चल रही है, मौसम बदल रहा है, बारिश आ रही है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? भाई पृथ्वी के धरातल पर तो आप खड़े ही है ना, पृथ्वी के धरातल पर तो आप खड़े हैं, उसके ऊपर जब सब कुछ हो रहा है तो कुछ तो है यहाँ पर, कोई तो ऐसी जगह है जहां पर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, जहां से बारिश आ रही है, जहां पर बादल बन रहे हैं, जहां पर जलवाष्प हो रहा है, धरातल पर तो नहीं हो रहा है ना। तो जहां हो रहा है वो जो लेयर है वही क्या है? वायुमंडल है। अब इतना तो हमको दिख रहा है, आगे और बहुत सारी चीजें जो हमको दिखती नहीं है पर इसी के साथ ऊपर और मौजूद है अलग अलग लेयर्स में। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है, वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये वरना उड़ जाता, बाहर चली जाती गैसेस, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। फिर हमने देखा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे दाब जो है वो कम हो जाता है, इसका एग्जाम्पल देकर हमने समझा था। इसके बाद हमारे पास आई 5 परतें। वायुमंडल की 5 परतों के बारे में हमने बात की, जिसमें 5 परतें कौन कौन सी थी, हम इसमें 2 कवर कर चुके हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। बाकी की 3 आज हम कवर करेंगे, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, हाँ। तो जो पूरा वायुमंडल है उसको हमने कितना 5 परतों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, अब 5 परतें कौन सी हैं? सबसे पहला क्षोभ मंडल जो हमने पढ़ा पिछली क्लास में। नेक्स्ट हमारे पास है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, डन है, कूल। तो अब क्या है, ऊपरी परतें जो है वायुमंडल की उसको क्या कहा जाता है, याद है? एरोप्लेन और मेट्रो। सही है, ये आपको याद रहेगा, एरोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमने गैसेस का कॉम्पोजिशन देखा। पहली 4 मैंने आपसे कही थी कि आपको याद होनी चाहिए कि पहली 4 परतों में कौन सा क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 78.08%, 20.92%, 0.93 एंड 0.03। और मैंने आपसे कहा था क्या, आर्गन यूजुअली लोग भूल जाते हैं, तो आपको स्पेशली याद रखना है आर्गन को, यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, देन कार्बन। ठीक है, और कार्बन भी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शंस घुमाने के लिए मोनोऑक्साइड दी जा सकती है, हम कार्बन पढ़ते ही चल भैया टेक, ये तो सही है, पूरा पढ़ते नहीं है क्योंकि जल्दी में होते हैं। एग्जैक्टली, तो ध्यान रखना है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ठीक है, ये पाई चार्ट हमने देखा। फिर हमने देखा वायुमंडल के विकास से संबंधित 3 अवस्थाएं थी। ठीक है, कितनी अवस्थाएं थी, 3 अवस्थाएं थी। जो पहली अवस्था है उसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन प्लस हीलियम पृथ्वी से दूर जा रहे थे। दूसरी अवस्था में पृथ्वी ठंडी हो रही थी। ठीक है, ठंडी होकर इसमें से क्या है, गैसेस बाहर निकल रही थी। फिर आती है हमारी तीसरी और फाइनल अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या हो रहा था, ज्वालामुखी विस्फोट, जिससे फिर से क्या हो रहा था, जल वाष्प और गैसेस बाहर निकल रही थी। ठीक है, ये 3 जो अवस्थाएं हैं जिनमें वायुमंडल का निर्माण हुआ, और इसी से हमने बात की थी क्या, जब जलवाष्प हुआ, जलवाष्प से बादल, बादल से बारिश, बारिश से महासागर, महासागर से जीवन, और जीवन से संश्लेषण, और संश्लेषण से और ज्यादा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से और ज्यादा जीवन। ये पूरी चेन हमने समझी थी, राइट। उसके बाद हमने बात की हमारे मंडलों की, जिसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल देखा था हमने। क्षोभ मंडल क्या था, वायुमंडल का सबसे निचला परत था, परिवर्तन या विक्षोभ मंडल भी कहते थे इसको। यहाँ पर सारी क्रियाएं हो रही थी। परत को विक्षोभ या भंवर के प्रभुत्व के कारण संवहनीय भी कहा जाता है। संवहनीय परत, सस्टेनेबल जो जोन है ये है, हर तरह की क्रियाएं चल रही हैं यहाँ पर, है ना, सारी क्रियाएं हमने समझी। एग्जैक्टली इसका द्रव्यमान देखा था, गैसीय द्रव्यमान जितना पूरे समस्त गैसीय द्रव्यमान है वायुमंडल का, उसका 75% तो किसने ले रखा है, अकेले क्षोभ मंडल ने हथिया रखा है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हो रहा है, अधिकांश जल वाष्प है, एरोजोल है, प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट्स हैं, इसी मंडल में पाए जा रहे थे। अब जीवधारियों की दृष्टि से देखें तो भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहीं पर तो क्या हो रहा है, सभी जो जीवित जीव हैं उनका अस्तित्व बन रहा है, मौसमी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं से जीवन हो रहा है। हाँ,
तो अब सामान्यतः क्या होता है, शोभ मंडल को 2 या 3 उपमंडलों में भी विभक्त किया जाता है। ये उपमंडल हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं देखा। अब शोभ मंडल की सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने क्वालिटी देखी थी या फीचर देखा था, वो क्या था कि इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान घट रहा था। ऊंचाई बढ़ रही थी, तापमान घट रहा था। किस दर से घट रहा था? प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का गिरावट। कितना? प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का गिरावट। और इस गिरावट को हमने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? याद करो, एक टर्मिनोलॉजी दी थी ना इसको, नॉर्मल लैप्स रेट, राइट? क्या नाम दिया था इसको? नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि सामान्य पतन दर। ठीक है। अब शोभ मंडल की जो ऊंचाई है उसमें मौसमी परिवर्तन भी होते हैं, भूमध्य रेखा में अलग है, ध्रुवों पर अलग है। ये सारी चीजें हमने समझी कि कैसे ऊंचाई से फर्क पड़ रहा है, कैसे ध्रुवों पर होने से फर्क पड़ रहा है, कैसे ग्रीष्म काल और शीतकाल में जो परिवर्तन है वो आते हैं। और इनके कारण हमने देखा क्या कि शोभ मंडल की मोटाई में भी परिवर्तन आ जाता है, औसत ऊंचाई में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तो ध्रुवों पर 6 किलोमीटर। इस गैप को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा था। शोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहा गया? ट्रोपोपॉज कहते हैं, जिसको नेपियर शॉ ने सबसे पहले नाम दिया था। ठीक है। अब ये जोनल है, ट्रोपोपॉज की बात की थी हमने, जो बीच की एक लेयर थी जहां पर हमारा शोभ मंडल खत्म हो रहा है, समताप मंडल शुरू हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरह हमने ट्रोपोपॉज की और बहुत सारी विशेषताएं देखी, मंडल देखा, जोन कौन सा है, और फिर हमारी दूसरी लेयर पर यानी कि समताप मंडल पर, स्ट्रेटोस्फेयर पर, शोभ सीमा से है, ध्यान रखना, शोभ मंडल से नहीं, शोभ सीमा से 50 किलोमीटर है ये, समझ लो। लगभग 1.5 किलोमीटर का तो क्या है, शोभ सीमा ही है। उस सीमा से आगे 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल होता है। इसको नाम समताप क्यों दिया था? सम और ताप यानी कि समान तापमान, इसमें तापमान परिवर्तन नहीं होता है। पर यह विवादास्पद चीज है, क्योंकि बहुत सारे जो जियोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, वो इस चीज को मानते हैं कि परिवर्तन तो हो रहा है, बस हम उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, या फिर हो सकता है कि अभी तक हमें इसकी खोज ही नहीं हो रही है। 1992 में समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर की खोज और नामकरण जो है तिजरास डी बोर ने कर दिया था। ठीक है। अब इसकी जो सीमा थी उसको क्या कहा गया? स्ट्रेटोपोज कहा गया। जैसे ट्रोपोस्फेयर की सीमा थी ट्रोपोपोज, वैसे स्ट्रेटोस्फेयर की सीमा है स्ट्रेटोपोज। जहां पर क्या हो रहा है, समताप मंडल तो खत्म हो रहा है और मध्य मंडल चालू हो रहा है। समताप मंडल खत्म हो रहा है, मध्य मंडल चालू हो रहा है। और इसी समताप मंडल में एक हमने और फैक्ट देखा था, ओजोनोस्फेयर यानी कि ओजोन लेयर वाला। 15 से 35 किलोमीटर के बीच में जो ओजोन गैस की सघनता जहां पर पाई जाती है, जो कि यूवी रेस से हमको बचाता है, जिसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी चल रहा है। ओजोन छिद्रक भी बन गया था, छेद हो गया था। अब उस छेद को सही करने के लिए बहुत सारे हमें वो प्रयास करने पड़ रहे हैं, क्योंकि छेद हो जाएगा तो यूवी रेज आने लगेंगी, पृथ्वी पर आएंगी तो नुकसान करेंगी। तो ये क्या थी अभी तक की हमारी लेयर्स थी जो हमने स्टडी की। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फेयर। चलो, तो तीसरी लेयर जो हमारी है वो कौन सी है? मध्य मंडल, मीजोस्फेयर। अब जो मध्य मंडल का विस्तार है वो सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। कितना? 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में फिर से गिरावट आने लगती है। समझिएगा, ट्रोपोस्फेयर था, शोभ मंडल था, जो हमारी सबसे पहली सीमा थी। उसमें क्या हो रहा था, शोभ मंडल में ऐसा हो रहा था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे थे वैसे वैसे तापमान गिर रहा था, और एक पर्टिकुलर दर पर गिर रहा था। प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता था। फिर हम जब समताप मंडल पर आए तो क्या हुआ, तापमान बराबर हो गया, ना तो उठ रहा था ना गिर रहा था। लेकिन जब हम तीसरी लेयर पर आ रहे हैं, मध्य मंडल मीजोस्फेयर पर आ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऊंचाई के साथ तापमान में
फिर से गिरावट आने लगती है एग्जैक्टली एज क्षोभ मंडल। जैसा क्षोभ मंडल में हो रहा था वैसा यहाँ पर फिर होने लग जाता है। ठीक है, अब स्ट्रेटोपोज पर तापमान की जो वृद्धि है वो एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है, इससे ऊपर तापमान क्या होता है, घटने लगता है। अब जो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा है वहां 80 किलोमीटर तक अगर हम मानकर चलें तो तापमान जो होता है 80 डिग्री से सेल्सियस जो है वो हो जाता है। -100 डिग्री से 133 डिग्री का जो हमारे पास है वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट नहीं रख सकते ना, तापमान में परिवर्तन आ रहा है तो परिवर्तन कहां तक जाएगा, 133। ठीक है, कहां तक जाएगा, 133 डिग्री तक जाएगा। और ये जो मध्य मंडल है, अब जब ये मध्य मंडल खत्म होगा तो इसके सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, मीजोपोज कहा जाता है, जहां पर ये एंड हो रहा है। अब ट्विस्ट देखिएगा कि जब इस मध्य मंडल से हम ऊपर जा रहे हैं तो फिर से तापमान बढ़ने लग गया है। अभी तक जो घट रहा था, पहले घटा फिर समान हो गया, या हो सकता है बढ़ रहा हो, बिकॉज वैज्ञानिक कभी भी क्या है, दो तरफा है, लेकिन हम अभी तक समान मानेंगे क्योंकि इसको समान होने की वजह से ही सम और ताप नाम दिया गया है। ठीक है, तो हम समान मानते हैं। तो पहले गिरावट आई, फिर समताप हो गया, फिर ये क्या हुआ, फिर गिरावट में आ गया और फिर इसके आगे बढ़ने लगेगा, तापमान बढ़ने लगता है। कितना झेलेंगे भाई, आखिर पारा हाई हो ही जाता है है ना, कहाँ तक इसको लपेटेंगे। तो भैया टॉप फ्लोर में गर्मी बढ़ गई और टॉप फ्लोर में तापमान की बढ़ोतरी आ गई। ठीक है, एग्जैक्टली अब वास्तव में क्या हो रहा है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद मीजोपोज तापीय प्रतिलोमन को इंगित करता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि देखो इसके नीचे तो कम तापमान है, ऊपर ज्यादा तापमान है ना, तो ये बीच का कन्वर्जन जोन है जहां पर आकर ये टेम्परेचर बदल रहा है। जो गिर रहा था वो टेम्परेचर उठ रहा है और ये गिरने से लेकर उठने तक का इसका जो सफर है वो इस जोन में चलता है। और इसी जो ये पलट रहा है ना तापमान, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। चलो अब इस मंडल में भी बादल आते हैं, कैसे, नैक्टिलसेंट, नैक्टिलसेंट या नॉक्टिलसेंट वही बादल हैं जो हमने पहले देखे थे, नॉक्टिलसेंट। ठीक है, हाँ, और इनको गर्मियों में ध्रुवों पर भी देखा जा सकता है। विशेष बात क्या है कि इस लेयर के जो बादल हैं नॉक्टिलसेंट हैं, वेरी सॉरी नॉक्टिलसेंट हैं, इन बादलों को ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में भी देखा जा सकता है। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है, मिटियोरिक डस्ट से होता है, उल्का धूल से होता है, और संवहनीय जो नॉर्मल प्रक्रिया बादल के निर्माण की चलती है वो होती है कंडेंसेशन वगैरह वगैरह। वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, फिर उसका कंडेंसेशन होकर बादल बनता है, फिर उससे क्या है, बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है ना। तो वही कंडेंसेशन है, वही संघनन है। और इस परत में क्या है, वायु दाब बहुत कम हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये सारी लेयर्स ऊपर हैं तब तक तो वायु दाब कैसे रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब मानो मैं ये कर दूं, ये ऊपर ये नीचे, तो ये भार तो कहीं गया, नीचे गया, अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है ना। तो ऊपर वाली जो दोनों लेयर्स है अब ये दाब बनाएंगी, जब ये दाब बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दाब कम हो गया, क्यों, क्योंकि इसका दाब तो हट गया ना। और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, तो इन दोनों को नीचे ले आते हैं अपन, ऊपर एक ही लेयर बची, अब इसे एक लेयर का भार कम हो गया कि नहीं हुआ, भार कम हो गया, भार से तो दाब लग रहा है ना। तो इसी तर्ज पर इस जो परत है हमारी लेयर है, इसमें वायु दाब जो होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जो कि अगर हम एक रेट देखें, फैक्चुअल रेट देखें तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कि स्ट्रेटोपोज पर 1 मिलीबार तथा मेसोपोज पर 90 से 100 किलोमीटर पर 0.01 मिलीबार होता है। ये चेंज का रेट है। ठीक है, इन लेयर्स का चेंजिंग रेट बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आपको इसको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है,
क्षोभ मंडल वाला याद रखना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी चेंज आ रहा है पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये, ठीक है। ओके, लेट्स गो देन, आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, दैट इज ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फेयर। अब जो हमारा मध्य मंडल था वो भी कंप्लीट हो गया, मीजोस्फेयर से हम निकल गए, अगली लेयर में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो मेसोस्फेयर से जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर जो ताप मंडल है, ऊपर का जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, ताप मंडल कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेज गति से बढ़ता है। अभी हमने बात की थी, क्या बात की थी, कि इसके ऊपर तापमान बढ़ रहा है, नीचे घट रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्वर्जन आता है, यही बात की थी। इसके ऊपर बढ़ेगा तो इसके ऊपर क्या है, थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर में बढ़ेगा ही ना, ठीक है, एग्जैक्टली। अब ये अनुमान लगाया जाता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि तापमंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा है, जो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है कि कहाँ एग्जैक्टली वो सीमा आती है, उसको हम तय भी नहीं कर सकते, वहां पर 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ध्यान रखिए 1700 डिग्री को मापेंगे कैसे हम, तो नॉर्मल जो हमारे थर्मोमीटर्स हैं, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर टेस्टिंग करते हैं, हमारा थर्मोमीटर नहीं जो तुम ऐसे जीभ के नीचे लगा के और अपना तापमान बुखार चेक कर लेते हो, ऐसे थर्मोमीटर्स नहीं, जो एनवायरनमेंट की थर्मोमीटर्स हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो तापमान कैप्चर करती हैं, तापमान का चेंज देखते हैं। तो वो जो सामान्य चीज़ें हैं ना, जिससे हम बाकी का जो वातावरण देख रहे हैं, बाकी वातावरण की जो रीडिंग्स ले रहे हैं, वो सामान्य थर्मोमीटर से इसकी रीडिंग होती नहीं है, कहाँ जाएगा। अब आप देखो एक लिमिट है ना स्केल के बढ़ने की, वो स्केल अपने अंत पर आ जाएगा, पर तापमान तो उससे भी ऊंचा है, कैसे जाएगा, एक लिमिट है ना, एग्जैक्टली अब यहाँ पर क्या है, वायुमंडलीय गैसें बहुत ज्यादा न्यून घनत्व की होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, इसलिए जो दाब है वो बहुत ज्यादा कम या कि न्यूनतम हो जाता है, बिल्कुल नगण्य हो जाता है, एकदम हल्की हल्की हीलियम हाइड्रोजन जैसी मस्त आनंद वाली हवाएं हैं ठीक है। हाँ, तो यहाँ कोई भार वार नहीं है, एकदम टेंशन फ्री मस्त चलो ठीक है, तो बात समझ में आई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत न्यूनतम घनत्व के कारण दाब बहुत कम है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि अगर हम हाथ बाहर फैला दें, समझ रहे हो, अगर हम क्या करें, हाथ बाहर फैला दें ऐसे इस लेयर में थर्मोस्फेयर तक, तो हमको गर्मी महसूस नहीं होगी। 1700 डिग्री टेम्परेचर तो है लेकिन हमको वो महसूस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हवा का दाब ही नहीं है जो हमको महसूस कराए, समझ रहे हो, वैक्यूम लाइक कंडीशन हो गई। टेम्परेचर फील किससे होता है, हवा से होता है, जो वो गर्मी का एहसास आपको कराती है, जैसे लू चलती है, एकदम गर्म हवा चलती है, वो गर्म हवा आपको एहसास कराती है कि भैया यहाँ इस प्रकार की गंदी गर्मी चल रही है। लेकिन जब यहाँ पर वायु दाब नहीं है, वायु की सघनता नहीं है, घनत्व इतना कम है, तो महसूस कराने आएगा कौन, समझ रहे हो। तो 1700 डिग्री डिग्री टेम्परेचर हो जाने के बाद भी हमको महसूस नहीं होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। बड़ी दुख की बात है ना कि बेचारे ने इतनी मेहनत करके 1700 डिग्री तक टेम्परेचर लेके गया और फिर भी उसकी गर्मी महसूस नहीं होती, और हमको 45 डिग्री सेल्सियस भी अगर हमारा टेम्परेचर अराउंड द लैंड हो जाता है आसपास का गर्मियों में, तो हम बौखला जाते हैं, भैया एसी से निकलने का मन नहीं करता है ना, पड़े रहो अंदर ही बहुत बहुत गहन परिस्थिति हो जाती है, लू चलती है, बीमारी हो जाती है ना, क्योंकि वायु का घनत्व है, आर्द्रता होती है, उस वायु में नमी होती है जो भारी बनाती है उन हवाओं को, जिनका एहसास कराती है हमको। तो 45 डिग्री सेल्सियस में भी हमको इतना फील होता है, यहाँ पर 1700 डिग्री सेल्सियस में भी आपको गर्मी फील नहीं होगी, अगर संभव होता है ऐसा कि हम हाथ फैला के वहां पर यूं धावा बोल सकते, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, लेकिन किया जा सकता तो ऐसा होता। अब बहुत सारे फीचर्स हैं थर्मोस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से, तो उन्हीं आधारों पर जो ये मध्य मंडल है हमारा, इसको दो उपमंडलों में भी हम विभाजित कर देते हैं, आयन मंडल है और आयतन मंडल है। कौन कौन सा, आयन मंडल और आयतन मंडल। चलो
तो सबसे पहले बात करते हैं आयन मंडल की। थर्मोस्फेयर आप सभी को समझ में आया, एकदम क्लियर है? डन 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 डन। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आयन मंडल की बात करते हैं, आयनोस्फेयर की बात करते हैं। अब आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल का वायुमंडल में सागर तल से 80 से 640 किलोमीटर ऊपर विस्तार है, बहुत दूर तक विस्तार है। ठीक है, बहुत सारी परतें बनाई गई हैं इसकी। क्यों? क्योंकि इतना डिस्टेंस है, 80 से 640 किलोमीटर है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो उसमें हमको क्या है, बदलाव मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा। उस वेरिएशन को देखते हुए हम क्या करते हैं, परतों को और ज़्यादा छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, डी, ई, एफ और जी परतें। जो सबसे पहली परत है हमारे पास डी, इसका विस्तार 80 से 99 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, न्यून आवृत्ति की परत है, लो फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल। यहाँ से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगे आप जानते हैं, रेडियो वेव की वहाँ पर टावर्स लगे हैं, वहाँ यहाँ से रेडियो वेव जब बोला जाता है तो वहाँ तक जाती है, वहाँ से आपके रेडियो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कैच करते हैं। आप घुमाते रहते हैं, बट अगर पुराने ज़माने का आपने रेडियो देखा हो, फ़ोन का FM नहीं, रेडियो समझिएगा, कि ऐसे डब्बा सा, जो काला एक डब्बा होता है जिसमें बटन लगे होते हैं, गोल गोल घुमाते रहो, चैनल ढूंढते रहो, कहीं तो सिग्नल पकड़ेगा, है ना। छत पे बैठ के ढूंढते रहते थे सिग्नल, ऐसे कहीं तो सिग्नल पकड़ेगा और फिर हमको रेडियो जो है वो सुनने को मिलेगा, है ना। तो रेडियो तरंगे कहाँ से आ रही थी, कहाँ से सिग्नल पकड़ रहे थे? छत से कोई बैठा डाल थोड़ी रहा था है कि चुगा चिड़िया ने चुग दिया, ऐसा नहीं है ना, छत पे तो नहीं बैठा कोई डाल रहा। एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है ये जब वेव क्रिएट की जाती है वो जाता है सिग्नल कहाँ पर, सैटेलाइट्स को, रेडियो सैटेलाइट्स को, जो कहाँ पर मौजूद हैं, आयनोस्फेयर में मौजूद है। वहाँ से ये जो रेडियो तरंगे हैं वो परावर्तित होकर वापस हमारे पास आती हैं, जिसे रेडियो हमारा कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वो कैप्चर करता है और जो वेव सिग्नल वहाँ से दिया गया था वो आप तक सिग्नल पहुँच जाता है, चाहे गाना भेजा हो, चाहे गालियां भेजी हो, कुछ भी भेजा हो, वो आप तक पहुंच जाता है। चलो, तो अब ये जो परत है सूर्यास्त के साथ ही लुप्त हो जाती है, क्योंकि ये सौर्य विकिरण से संबंधित होती है। ठीक है, दिन दिन में ही काम करेगी। ठीक है, सूर्य के साथ ही विलुप्त हो जाएगी। फिर इसकी जो नेक्स्ट परत है ई परत, मध्यम या उच्च आवृत्ति वाली है, जो और ज्यादा तेज रेडियो तरंगे होती हैं। यहाँ पर देखो लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे हम, है ना। अब जो है मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी तो हो गया, कहां पर हुआ, डी में हुआ। कौन सी परत, डी परत। अब नेक्स्ट बात करें तो ई परत की बात आती है, जिसमें मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी की ओर वापस भेज दिया जाता है। चलो, अब तीसरा है छिटपुट ई परत, जो है अति उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर वापस परिवर्तित करती है। ठीक है, तो ये रोल है क्या, डी और ई का। एफ और जी भी है, वो उसके आगे फर्दर रेज है, जो हमें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस रेडियो वेव्स वाला काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने डी और ई को डिटेल से आगे और समझा। ठीक है, आयन मंडल हुआ। अब बात करते हैं आयतन मंडल की। आयतन मंडल या फिर एक्सोस्फेयर, जिसको हम कहते हैं बाह्य मंडल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी ऑरोरा। ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस जिसको कहा जाता है, और ऑरोरा बोरियलिस। ठीक है, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस और ऑरोरा बोरियलिस। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रातःकाल यानी कि डॉन, जबकि बोरियलिस या ऑस्ट्रियालिस का अर्थ होता है उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ, ऑस्ट्रियालिस साउथ। ठीक है, हाँ, तो इसी के कारण है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश यानी कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। चलिए, अब वास्तव में क्या हो रहा है, ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश यानी कि कॉस्मिक ग्रोइंग लाइट्स होती है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। ऑरोरा बहुत खूबसूरत, रंग बिरंगी, जैसे आप रेनबो देखते हैं ना तो कितना सुंदर लगता है। आप 7 रंगों का एक रेनबो देखते हैं तो आपको कितना सुंदर लगता है। ये ऑरोरा ऐसे लाइट की तरह पूरे आसमान में चमकेगा, रंग बिरंगी मल्टी कलर लाइट जो है पूरे ऐसे एक लेयर बनाई हुई होंगी।
कॉस्मिक एकदम ग्लोइंग लाइट्स, जैसे क्रिसमस लाइट्स टाइप की लाइट्स होती है ना, वैसे ये बहुत ज़्यादा नियोनिक ग्लो करने वाली लाइट्स होती हैं, जिनका निर्माण कैसे होता है, चुंबकीय तूफान के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण हो रहा है, चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग जो है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्चार्ज होती हैं, उसके कारण होता है। सूर्य क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली गैसेस, इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ये सब रिलीज कर रहा है। उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रॉन तरंगे हैं, उनके कारण चुंबकीय तूफान, और चुंबकीय तूफान के कारण ऑरोरा। हाँ, अब ऑरोरा क्या है, ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी, मल्टी कलर्ड फायरवर्क्स की तरह दिखाई देता है हमको। अभी आधी रात के समय हमको दृष्टिगत होता है, दिन में नहीं दिखता है ज्यादा। ठीक है, इस लेयर को समझिएगा। अब हमने क्या है, एक्सोस्फेयर भी पढ़ लिया, बाह्य मंडल भी पढ़ लिया। ये था हमारा बाह्य मंडल। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमने लेयर देखी थी कौन सी, ट्रोपोस्फेयर यानी कि शुभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, मीजोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर यानी कि ताप मंडल, जिसको हमने बांटा था आयन और आयतन में। अब आयन मंडल तो थर्मोस्फेयर का हिस्सा ही बन जाता है, ताप मंडल का हिस्सा ही बन जाता है, लेकिन आयतन जो स्फेयर है वो बाहर चला जाता है, एक्सोस्फेयर या बाह्य मंडल का रूप लेता है। ये हमने देखा। और ट्रोपोस्फेयर में क्या देखा, देखो सब कुछ है, सूर्य भी है, आपको बीच में पहाड़ भी मिल जाएंगे, यहाँ पर बलून्स, हॉट एयर बलून्स हैं, पैसेंजर प्लेन्स हैं, मेनली पैसेंजर प्लेन्स जो है यहाँ पर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में भी हमको थोड़े बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बलून्स हैं, रेडियो सोनार्स हैं कैप्चर करने के लिए। स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल है। उसके बाद हमने देखा था क्या, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में मीटियोर्स आते हैं, मीटियोर्स जब मीजियोस्फेयर में पहुंचते हैं तब वो जल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मीटियोर्स आते हैं और जब ये यहाँ तक पहुंच रहे हैं, वायुमंडल तक पहुंच रहे हैं, तो मीजोस्फेयर में आकर ये जल जाते हैं। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल। तापमंडल में तापमान देखा हमने, यहाँ पर ऑरोरा देखा, ये देखो इस तरह का ऑरोरा जो है हमको दिखता है। ठीक है, और थर्मोस्फेयर का एक पार्ट देखा हमने, आयतन मंडल या बाह्य मंडल, जिसको कहते हैं एक्सोस्फेयर। ये लास्ट होता है, इसके बाद कोई लिमिट नहीं है। यू डोंट नो कहाँ जाएगा सब कुछ, क्या कहाँ पर एंड हो रहा है, देयर इज नो लिमिट टू दैट। ये फिर ब्रह्मांड में मिल जाता है, अंतिम सीमा नहीं होती है इसकी कोई। ठीक है, इस चार्ट से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, समराइज हो जाएंगी सारी चीजें, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक्सोस्फेयर बाह्य मंडल, जहाँ पर स्पेसशिप, सैटेलाइट्स, जो भी चीजें हम भेज रहे हैं ना, जो चक्कर काटे जा रही हैं, जो इतना घूम रही हैं कि जिससे स्पेस जंग कितना ज्यादा बन गया है ना, स्पेस जंग का एक इशू क्रिएट हो गया है। स्पेस जंग क्या होता है, स्पेस जंक, स्पेस में घूमने वाला कचरा। जैसे मानो हमने देखा कि सैटेलाइट गई, सैटेलाइट घूमी 10 वर्ष 15 वर्ष जो भी उसका टाइम पीरियड था, उसके बाद बंद हो गई। बंद होकर क्या वापस आई, नहीं, कौन लाया, वापस लेने थोड़ी ना जाएंगे इतना खर्चा करके है ना। तो क्या है, वही है, अब वो वहीं घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है बिना किसी काम। और ऐसा एक नहीं है, हजारों है। किसी का नट बोल्ट बिखर गया है, किसी के इंजन बिखर गए हैं, और वो टुकड़े घूम रहे हैं ऐसे स्पेस में, चक्कर काट रहे। यही सारी चीजें मिलाकर क्या बनता है, स्पेस जंक। ठीक है, कहाँ होगा ये, एक्सोस्फेयर में, क्योंकि स्पेसशिप यहाँ पर है, सैटेलाइट यहाँ पर है, तो इनका जंक भी, इनका कचरा भी कहाँ होगा, एक्सोस्फेयर में। तो ये थी आज की क्लास, लेयर्स हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक हम शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा तबीयत नासाज है। आई रियली होप आप सभी समझ सकते हैं मेरी दुविधा को। और लेयर्स का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। कहीं पर भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शंस आपके लिए हमेशा खुले हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और बटनेर IAS ऐप डाउनलोड कर कोर्स को ज़रूर ले लें। और एक्सक्यूज मी, ठीक है,
कोर्स ज़रूर ले लें और साथ ही साथ वहाँ पर आपको पीडीएफ के मतलब पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए, तो आई रियली होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं दिव्या कवात्रा अभी आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हमारी फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।